दुनिया की नज़र आज यूएस, इजराइल और ईरान पर है। कब कहाँ से एक मिसाइल चले और पूरी दुनिया की इकोनॉमी हिल जाए, किसी को नहीं पता। लेकिन इस बारूद के ढेर के बीच एक चीज़ है जो खामोशी से ऑल टाइम हाई के झंडे गाड़ रही है। वो है गोल्ड। ईयर 1964 में गोल्ड की वैल्यू पर 10 ग्राम मात्र 63 रुपए थी। आज वही गोल्ड 1.5 लाख के पार पहुंच गया है, जो कि मैक्सिमम 1,80,000 रुपए तक जा चुका है। आज एक डॉलर लगभग 92 रुपीज़ का है। वहीं पर हमारे रुपए की वैल्यू ईयर 1980 में 7 रुपए पर डॉलर थी। अगर वही रुपए की वैल्यू आज होती तो गोल्ड आज 15,000 या 18,000 रुपए होता। लेकिन गोल्ड तो 1.5 लाख के पार है। तो सवाल ये है कि क्या गोल्ड महंगा हुआ या अपना रुपया कमज़ोर हो गया? और अगर अपना रुपया कमज़ोर हो गया तो डॉलर स्ट्रॉन्ग क्यों हुआ? और अगर डॉलर स्ट्रॉन्ग हो गया तो सारी बड़ी इकोनॉमीज जैसे रशिया, चाइना गोल्ड क्यों खरीद रही हैं? आज हम समझेंगे गोल्ड प्राइसेस क्यों बढ़ रही हैं, डॉलर का इसमें रोल क्या है, और कंट्रीज गोल्ड क्यों खरीद रही हैं, और क्या ये गोल्ड प्राइसेस की कहानी यहीं रुकेगी या अभी बस इसकी शुरुआत हुई है। तो चलिए समझते हैं कि आखिर ये कहानी है क्या। सबसे पहले देखते हैं ओवर द ईयर्स गोल्ड की प्राइसेस कब और कैसे चेंज हुई। ईयर 2000 में गोल्ड 4,400 रुपये पर 10 ग्राम्स था। फिर 2010 में करीब 18,500 रुपये, 2020 में 48,651 रुपये, और फिर 2026 में 1.5 लाख के पार है। अगर सरफेस पे देखें तो गोल्ड का प्राइस एक रॉकेट की स्पीड से चलता हुआ लगता है, पर यह पूरा सच नहीं है। असल में गोल्ड जो है वो ग्लोबली डॉलर में ट्रेड होता है। ईयर 1980 में 7 रुपये 86 पैसे का $1 था। आज 2026 में 91 रुपये का $1 है। इसको बोलते हैं करेंसी डेप्रिसिएशन। सिंपल लैंग्वेज में अगर समझें तो अगर बॉटल में 1 लीटर पानी हो और हर साल थोड़ा पानी निकाल दिया जाए, बॉटल वही रहेगी पर पानी कम होता जाएगा। ऐसे ही हमारी करेंसी भी डाइल्यूट होती है। अब आता है एक और सवाल कि गोल्ड आखिर डॉलर में ही क्यों ट्रेड होता है। तो चलिए ये भी समझ लेते हैं। वर्ल्ड वॉर 2 के ख़त्म होने से पहले 1944 में 44 कंट्रीज़ के लीडर्स न्यू हैम्पशायर, यूएसए के एक शहर ब्रेटन वुड्स में मिले। उनका मकसद था एक ऐसा सिस्टम बनाना जिससे दुनिया की इकोनॉमी दोबारा खड़ी हो सके। इस कॉन्फ्रेंस से दो बड़े रिजल्ट्स निकले। आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई और एक नया एक्सचेंज रेट सिस्टम बना। पहले करेंसीज सीधा गोल्ड या सोने से जुड़ी होती थी, लेकिन ब्रेटन वुड्स में एक ट्विस्ट लाया गया। यूएस डॉलर के साथ गोल्ड को फिक्स कर दिया गया। $35 इक्वल्स टू 1 आउंस ऑफ गोल्ड। और बाकी सभी कंट्रीज ने अपनी करेंसी की वैल्यू यूएस डॉलर के साथ फिक्स या पैक कर दी। अब डॉलर की डोमिनेंस शुरू कैसे हुई ये समझते हैं। क्योंकि बाकी सभी करेंसीज डॉलर से जुड़ी थीं, डॉलर दुनिया का ग्लोबल रिजर्व करेंसी बन गया। हर देश को ट्रेड करने के लिए डॉलर्स की ज़रूरत पड़ने लगी। अब ऐसा क्यों हुआ? डॉलर किंग क्यों बना? क्योंकि उस वक्त अमेरिका के पास दुनिया का सबसे ज़्यादा गोल्ड रिजर्व था। यूएसडी को एज गुड एज गोल्ड माना जाता था और सारे इंटरनेशनल बिजनेस जैसे तेल या ऑयल का व्यापार डॉलर में होने लगा। अब समझते हैं कि ब्रेटन वुड्स सिस्टम कोलैप्स कब हुआ। 1960s तक आते आते यूएसए ने वियतनाम वॉर और दूसरे खर्चों की वजह से इतने सारे डॉलर्स प्रिंट कर दिए कि उनके पास उतना गोल्ड बचा ही नहीं था। जब दूसरे देशों जैसे फ्रांस ने अपने डॉलर्स के बदले गोल्ड मांगना शुरू किया तो 1971 में अमेरिका के प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन ने अनाउंस किया कि अब से डॉलर के बदले गोल्ड नहीं मिलेगा। इसे हम लोग निक्सन शॉक के नाम से भी जानते हैं। यहीं से दुनिया हार्ड मनी से पेपर प्रॉमिस सिस्टम पे शिफ्ट हो गई। ब्रेटन वुड्स सिस्टम तो ख़त्म हो गया, लेकिन डॉलर की डोमिनेंस ख़त्म नहीं हुई। आज भी दुनिया का 60% फॉरेन रिजर्व डॉलर्स में है। इंटरनेशनल डेट और लोन्स
अक्सर डॉलर्स में होते हैं। दुनिया भर का ऑयल आज भी ज़्यादातर डॉलर्स में ही खरीदा और बेचा जाता है, जिसे हम लोग पेट्रो डॉलर भी कहते हैं। ब्रेटन वुड्स ने डॉलर को मॉनिटर बनाया था और आज सिस्टम बदलने के बाद भी डॉलर वही पावर एंजॉय कर रहा है। 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस हो या 2020 का पेंडेमिक, यूएस फेडरल रिजर्व और बाकी सेंट्रल बैंक्स ने ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स सिस्टम में इंजेक्ट किए। इसे क्वांटिटेटिव ईजिंग कहते हैं। जब मार्केट में डॉलर की सप्लाई हद से ज़्यादा बढ़ जाती है तो डॉलर की परचेजिंग पावर, खरीदने की शक्ति कम हो जाती है। डॉलर तो बटन दबाकर प्रिंट किया जा सकता है, लेकिन गोल्ड की सप्लाई लिमिटेड है, सिर्फ 1 या 2% सालाना। जब पेपर मनी सस्ता होता है तो हार्ड एसेट यानी गोल्ड की वैल्यू अपने आप बढ़ जाती है। लेकिन गोल्ड की एक कमी होती है, ये कोई इंटरेस्ट या डिविडेंड नहीं देता जैसे बैंक एफडी या स्टॉक्स देते हैं। इसलिए गोल्ड तब खरीदते हैं जब बाकी जगह से मिलने वाला रिटर्न बेकार हो जाए। अगर बैंक 5% इंटरेस्ट दे रहा है और इन्फ्लेशन 2% है तो आपका रियल प्रॉफिट 3% है। लोग गोल्ड बेचकर बैंक में पैसा रखेंगे। ये हो गया पॉजिटिव रियल रेट। लेकिन अगर बैंक 4% इंटरेस्ट दे रहा है और इन्फ्लेशन 7% है तो आपका रियल प्रॉफिट होगा -30%। मतलब बैंक में पैसा रखने से आपकी वेल्थ घट रही है। ये होता है निगेटिव रियल रेट। जब रियल रेट निगेटिव होता है तो लोग गोल्ड की तरफ भागते हैं, क्योंकि गोल्ड की सप्लाई लिमिटेड है। इसलिए ये इन्फ्लेशन के साथ अपनी वैल्यू मेंटेन करता है। अब एक और चीज़ पे नज़र डालते हैं। अमेरिका का डेट ईयर 2000 में सिर्फ 5 ट्रिलियन था, जो आज 35 ट्रिलियन डॉलर हो चुका है। अब समझते हैं कि गोल्ड प्राइसेस के लिए ये क्यों ज़रूरी है। इतना सारा कर्जा चुकाने के लिए यूएस के पास दो ही रास्ते हैं, टैक्स बढ़ाना या नए डॉलर्स प्रिंट करके पुराने डेट भरना। ज़्यादातर प्रिंटिंग का ही रास्ता चुना जाता है। जब दुनिया को लगता है कि यूएस अपना कर्जा कभी वापस नहीं कर पाएगा या सस्ते डॉलर्स में करेगा, तो उनका ट्रस्ट डॉलर से हटने लगता है। जब ट्रस्ट फ्लक्चुएट करता है, सेंट्रल बैंक्स खुद गोल्ड खरीदना शुरू कर देते हैं, जैसे आजकल चाइना और इंडिया कर रहे हैं। अब गोल्ड प्राइसेस कब बढ़ता है? जब मनी प्रिंटिंग तेज़ हो, जब इन्फ्लेशन इंटरेस्ट रेट से ज़्यादा हो जाए, या जब ग्लोबल डेट इतना बढ़ जाए कि लोगों का पेपर करेंसी से विश्वास उठने लगे। सिंपल वर्ड्स में, गोल्ड वो इंश्योरेंस है जो तब काम आता है जब देश अपनी करेंसी की वैल्यू संभाल नहीं पाते। अब सवाल ये है कि सेंट्रल बैंक्स गोल्ड क्यों जमा कर रहे हैं? पिछले कुछ सालों में सेंट्रल बैंक्स ने रिकॉर्ड ब्रेकिंग गोल्ड खरीदा है। इसके 3 बड़े कारण हैं। रशिया यूक्रेन वॉर के बाद यूएस ने रशिया के डॉलर एसेट्स फ्रीज कर दिए। इससे बाकी देशों जैसे चाइना और इंडिया को डर लगा कि अगर कल को उनका यूएस से झगड़ा हुआ तो उनके भी डॉलर्स बेकार हो सकते हैं। गोल्ड को कोई फ्रीज नहीं कर सकता। जब यूएस ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स प्रिंट करता है तो डॉलर की वैल्यू गिरती है। सेंट्रल बैंक्स अपने फॉरेन रिजर्व्स की वैल्यू बचाने के लिए गोल्ड रखते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सारे अंडे एक ही टोकरी में नहीं रखने चाहिए। सिर्फ डॉलर पर डिपेंड रहना रिस्की है, इसलिए वो गोल्ड से अपना पोर्टफोलियो बैलेंस कर रहे हैं। यहाँ देखिए दुनिया के बड़े प्लेयर्स के पास आखिर कितना गोल्ड है। सबसे बड़ा रिजर्व यूएसए के पास, लेकिन नया गोल्ड कम है। दूसरे नंबर पर है जर्मनी। जर्मनी के पास 3,352 टन गोल्ड है, यूरोप की सबसे मजबूत इकोनॉमी का बैकअप। उसके बाद है इटली और फ्रांस, 2400 टन ईच। उसके बाद है रशिया 2330, उसके बाद है चाइना 2260 और उसके बाद है हमारा इंडिया 820 टन। इंडिया ने पिछले 2-3 सालों में अपने गोल्ड रिजर्व्स में काफ़ी इजाफा किया है। आरबीआई का मानना है कि ग्लोबल अनसर्टेनिटी, लड़ाई, इन्फ्लेशन, यूएस डेट के वक्त गोल्ड ही असली सेफ हेवन है। आज की डेट में गोल्ड सिर्फ एक गहना या ज्वेलरी नहीं है, बल्कि एक जियोपॉलिटिकल वेपन बन चुका है। जब तक यूएस का डेट बढ़ता रहेगा और दुनिया में टेंशन रहेगी,
सेंट्रल बैंक्स गोल्ड जमा करते रहेंगे। इंडिया के लिए गोल्ड और डॉलर का खेल बाकी दुनिया से थोड़ा अलग है और ज़्यादा इमोशनल भी है। इंडिया अपनी ज़रूरत का लगभग 80 से 85% ऑयल इंपोर्ट करता है और इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल का सौदा ज़्यादातर यूएस डॉलर्स में होता है। जब हम बाहर से ज़्यादा सामान, ऑयल या गैजेट्स मंगवाते हैं और यहाँ से कम एक्सपोर्ट करते हैं, तो हमें डॉलर्स की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। डॉलर्स खरीदने के लिए हमें रुपए बेचना पड़ता है। जब मार्केट में रुपए की सप्लाई बढ़ती है और डॉलर की डिमांड, तो रुपए की वैल्यू गिर जाती है। जब रुपए गिरता है तो इंडिया में गोल्ड और भी महंगा हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम गोल्ड भी बाहर से डॉलर्स में खरीदते हैं। तो आज अगर ग्लोबल गोल्ड प्राइस नहीं बढ़ा, सिर्फ इंडियन रुपी गिरा, तब भी इंडिया में गोल्ड का प्राइस बढ़ जाएगा। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट जानते हैं। दुनिया के सभी सेंट्रल बैंक्स के पास जितना गोल्ड है, उससे कहीं ज़्यादा इंडिया के घरों और मंदिरों में है। इंडियन हाउस होल्ड्स के पास लगभग 25,000 से लेकर के 27,000 टन गोल्ड होने का अनुमान है। वेस्टर्न कंट्रीज में लोग स्टॉक्स या बॉन्ड पर भरोसा करते हैं, लेकिन इंडिया में सोना सबसे बड़ा इंश्योरेंस माना जाता है। गवर्नमेंट के लिए ये थोड़ी टेंशन की बात होती है क्योंकि सोना लॉकर्स में पड़ा रहता है, इकोनॉमी में सर्कुलेट नहीं होता। लेकिन आम आदमी के लिए ये वही सेफ हेवन है जो इन्फ्लेशन और रुपी डेप्रिसिएशन से उनकी वेल्थ बचाता है। जब हमने पहले बात की थी कि यूएस का डेट 35 ट्रिलियन हो गया है और डॉलर की वैल्यू खतरे में है, तो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में इसका मतलब है अगर आपने गोल्ड लिया है तो आपको दो फायदे मिलते हैं। एक तो गोल्ड प्राइस बढ़ने का और दूसरा रुपए गिरने का। इंडियन गवर्नमेंट अक्सर गोल्ड पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा देती है ताकि लोग कम सोना खरीदें और देश का डॉलर बचा रहे। ऐसा आमतौर पर ट्रेड डेफिसिट्स कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। इंडिया के लिए गोल्ड सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं, बल्कि डॉलर की दादागिरी से बचने का एक देसी रास्ता भी है। जब रुपए कमज़ोर होता है तो इंडियन हाउस होल्ड्स की गोल्ड वेल्थ उन्हें गरीबी से बचाती है। पेपर मनी, रुपए या डॉलर सिर्फ एक प्रॉमिस है जो सेंट्रल बैंक्स करती हैं, लेकिन गोल्ड एक केमिकल एलिमेंट है। गोल्ड को फैक्ट्री में बनाया नहीं जा सकता। ये धरती की सतह के बहुत नीचे मिलता है और इसे निकालने के लिए बहुत मैसिव मशीनरी, लेबर और एनर्जी लगती है। गोल्ड की क्वांटिटी बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट्स के पास कोई भी एक प्रिंट बटन नहीं होता कि आपने एक बटन दबाया और उससे ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स क्रिएट कर दिए। लेकिन अगर आपको सोने का 1 ग्राम भी बढ़ाना है तो उसके लिए आपको पहाड़ खोदना पड़ेगा। दुनिया में आज तक जितना भी सोना निकाला गया है वो सिर्फ 2.1 लाख टन्स के करीब है। अगर इस सारे सोने को एक साथ रख दें तो वो सिर्फ 3 ओलंपिक साइज्ड स्विमिंग पूल्स में समा जाएगा। गोल्ड की सप्लाई हर साल सिर्फ 1.5% से 2% ही बढ़ती है। इसका मतलब गोल्ड का जो पुराना स्टॉक है उसके मुकाबले नया फ्लो बहुत स्लो है। हमें पता है कि अगले साल कितना सोना आएगा, लेकिन हमें ये नहीं पता कि यूएस फेडरल रिजर्व या आरबीआई अगले साल कितने लाख करोड़ नोट्स प्रिंट कर देंगी। जब करेंसी की सप्लाई 10-20% बढ़ जाती है, गोल्ड की सप्लाई सिर्फ 2% बढ़ती है, तो नेचुरली गोल्ड का प्राइस एडजस्ट होता है और ऊपर चला जाता है। 1 आउंस सोना निकालने के लिए हजारों किलो मिट्टी प्रोसेस करनी पड़ती है। इसमें फ्यूल, बिजली और वर्कर्स का खर्चा होता है। अगर गोल्ड का प्राइस माइनिंग कॉस्ट से नीचे चला जाए तो माइंस बंद हो जाएंगी, सप्लाई रुक जाएगी और प्राइस दोबारा ऊपर आ जाएगा। गवर्नमेंट करेंसी प्रिंट करती है क्योंकि वो सस्ता है। गोल्ड को करेंसी की तरह यूज़ करना उनके लिए मुश्किल है क्योंकि वो इसे कंट्रोल या मैनिपुलेट नहीं कर सकते। जब किसी देश का कर्जा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है तो वो अपनी करेंसी डीबेस, यानी करेंसी की वैल्यू कम करना, बहुत सारे नोट प्रिंट करके करने लगते हैं। गोल्ड तब काम आता है क्योंकि उसे डीबेस नहीं किया जा सकता। अब एक सवाल कि क्या कभी गोल्ड का प्राइस नीचे आएगा? हाँ, बिल्कुल आ सकता है। गोल्ड कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो सिर्फ ऊपर ही जाती है। हिस्ट्री में गोल्ड 20-30% तक गिरा है, जैसे 2013 में जब यूएस ने अपनी इकोनॉमी को संभाला था। अब समझ लेते हैं कि गोल्ड किस किस सिचुएशन में
क्रैश हो सकता है या गोल्ड के प्राइसेस कम हो सकते हैं। अगर यूएस इकोनॉमी इतनी मजबूत हो जाए कि लोग डॉलर पर दोबारा आंख बंद करके ट्रस्ट करने लगें तो गोल्ड नीचे आ जाएगा। अगर बैंक्स इन्फ्लेशन से कहीं ज़्यादा इंटरेस्ट देने लगें, मानो 8% इंटरेस्ट और इन्फ्लेशन सिर्फ 2%, तो लोग गोल्ड बेचकर बैंक में एफडी या बॉन्ड्स में पैसा लगा देंगे। अगर दुनिया की सारी जंग, लड़ाइयाँ, सब कुछ ख़त्म हो जाए और ट्रेड वॉर्स रुक जाएं, तो सेफ हेवन की कोई ज़रूरत ही नहीं रह जाएगी और लोग रिस्की एसेट्स, स्टॉक्स में पैसे डालने लगेंगे। कभी कभी जब स्टॉक मार्केट बहुत बुरा गिरता है तो बड़े इन्वेस्टर्स, हेज फंड्स अपने लॉसेस भरने के लिए गोल्ड बेचने लगते हैं, कैश निकालने के लिए। इससे भी गोल्ड कभी कभी टेम्परेरली क्रैश हो जाता है। अब इंडिया का सिनेरियो ग्लोबल मार्केट से थोड़ा अलग है। यहाँ गोल्ड का क्रैश होना और भी मुश्किल है, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में अगर गोल्ड प्राइस 10% गिरता है लेकिन उसी वक्त रुपी 5% कमज़ोर हो जाता है, तो इंडिया में गोल्ड सिर्फ 5% ही गिरेगा। हमारा सस्ता होता रुपए हमेशा गोल्ड प्राइस को एक प्रोटेक्शन देता है। इंडिया अपनी ज़रूरत का ज़्यादातर गोल्ड इंपोर्ट करता है। अगर ग्लोबल प्राइसेस बहुत गिरते हैं तो गवर्नमेंट कभी कभी इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा देती है ताकि डॉलर बाहर ना जाए। इससे डोमेस्टिक मार्केट में प्राइस उतना नहीं गिर पाता जितना बाहर गिरा होता है। इंडिया में सोना सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं, शादी और त्योहार की एक ज़रूरत भी है। जब भी प्राइस थोड़ा गिरता है, इंडियन हाउस होल्ड्स टूट पड़ते हैं सोना खरीदने के लिए। ये मैसिव डिमांड प्राइस को ज़्यादा नीचे आने ही नहीं देती है। अगर अभी की सिचुएशन देखें तो फरवरी 2026 के हिसाब से एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि अगर यूएस फेड इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाता है या कोई बड़ा पीस डील होता है तो गोल्ड में 3,000 से 5,000 तक का करेक्शन डिप आ सकता है। लेकिन मेरा मानना ये है कि जब तक यूएस का डेट 35 ट्रिलियन डॉलर है और बढ़ रहा है और सेंट्रल बैंक्स जैसे आरबीआई, चाइना, रशिया गोल्ड जमा कर रहे हैं, तब तक एक बड़ा क्रैश होना नामुमकिन है। गोल्ड में 5-10% की गिरावट आना नॉर्मल है और ये खरीदने का मौका भी होता है, लेकिन एक 50% की क्रैश होना तभी मुमकिन है जब दुनिया की सारी टेंशन ख़त्म हो जाए और यूएस अपना सारा कर्जा चुका दे, जो कि फ़िलहाल दूर दूर तक मुझे कहीं होता नहीं दिख रहा है।